बरसात में मायके चली घमंडी देवरानी। अरे बहू, कहाँ हो तुम दोनों? क्या तुम दोनों को घर के बाहर आंगन में सूखे हुए कपड़े दिखाई नहीं दे रहे? सारे बारिश में भीग जाएंगे। जाओ जल्दी से उन्हें उतार कर ले आओ। माँ जी, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, आप राधिका को बोल दो। राधिका, अरे ओ राधिका, अरे बहू कहाँ गई है? हर वक्त यहाँ से वहाँ घूमती रहेगी, काम के वक्त दिखाई नहीं देती। तभी राधिका आती है और सास को चिल्लाती सुन विशाखा भी रसोई से बाहर आकर सास की बात सुनने लगती है। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? घर में काम दिखाई देता है या नहीं? सारा दिन मस्ती ही करती हो। जरा देखो, घर के बाहर कपड़े बारिश में भीगने को हो रहे हैं। माँ जी, आप भी ना बस मुझे डांटती ही रहती हो सारा दिन। हम दोनों मिलकर काम करते हैं और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम घर में कोई काम ही नहीं करते। जब तीवर जी की बीवी आ जाएगी तब देखूंगी कि आपकी छोटी बहू इस घर में कितना काम करेगी। राधिका इतना कहकर आंगन में जाती है और कपड़े उतारने लगती है। तभी अमरावती उसे देखकर कहती है, अरे तुम क्या देखोगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बहू कैसी होती है। ऐसी बहू लेकर आऊंगी अपने छोटे बेटे की कि पूरा मोहल्ला देखेगा। तभी वहां अमरावती की बेटी पारुल आकर कहती है, क्यों माँ, कैटरीना को लेकर आने वाली हो क्या? क्योंकि वही है जिसे देखकर गांव में यही लगेगा कि ऐसी बहू किसी के घर में नहीं। पारुल की बात सुनते ही राधिका और विशाखा दोनों हंसने लगती हैं। जा रही है या नहीं यहाँ से तू? अभी अपनी दोनों निकम्मी भाभियों की तरह हो गई है। अमरावती इतना कहकर वहां से चली जाती है और पारुल हंसने लगती है। पारुल थोड़ी हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। वो हर बात पर मजाक करके माहौल को बदल दिया करती थी। अरे ये क्या भाभी, तुम्हारे बाल तो झाड़ू की जैसे हो गए हैं। अब झाड़ू खरीदने की क्या जरूरत है, तुम्हारे बाल ही काम कर जाएंगे। अरे ननद जी, ये क्या, इतने बुरे भी नहीं है मेरे बाल। अरे मुझे क्या बता रही हो, आईने में खुद ही देख लो। पारुल इतना कहकर हंसते हुए वहां से चली जाती है और विशाखा सोच में पड़ जाती है। हमारी ननद के बारे में तो तुम्हें पता ही है, उसे तो हर चीज में मजाक करने की आदत है। बेकार में तुम इतना सीरियस हो रही हो। तुम्हारे बाल बुरे नहीं हैं, ठीक हैं। राधिका के समझाने पर विशाखा को समझ आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इधर अब अमरावती अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढती है। पंडित जी, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो घर के कामकाज भी कर सके, खाना बना सके, घर को संभाल सके और परिवार को जोड़ सके। पूरी संस्कारी बहू चाहिए मुझे। तभी विशाखा और राधिका के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो दरवाजे पर कौन आया है। इन दोनों ने तो मेरा खून पी कर रखा है, अब मैं इन्हें क्या ही बोलूं। रुक जाओ पंडित जी, पहले इन दोनों की ही सुन लेती हूँ। इनसे निपटकर फिर मैं बाकी की फोटोज देखूंगी। अमरावती इतना कहकर जैसे ही उठकर खड़ी होती है, वो दरवाजे पर आती है और अपने सामने अपने ही छोटे बेटे को एक लड़की के साथ देखती है। वॉच प्रवेश, बाहर बारिश हो रही है और हम दोनों को यहाँ पर खड़ा करके रखा है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ राजीव? अरे भाभी, आप दोनों अब यहीं पर खड़े रहोगे या हमें अंदर भी बुलाओगे? लेकिन बेटा, ये लड़की कौन है और तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों हो? सब बताता हूँ माँ, सब कुछ बताता हूँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो। राजीव के इतना बोलने पर उसकी माँ उसे घर के अंदर बुला लेती है। माँ, ये अमाया है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी के मालिक की बेटी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने अमाया से शादी कर ली। अमरावती ये सुनते ही हैरान हो जाती है और साथ में उसकी दोनों बड़ी बहू भी। लेकिन ये सुनते ही पारुल जोर जोर से हंसने लगती है। ये तो होना ही था ना, एक ना एक दिन तो मुर्गी हाथ से निकलने की ही थी। अरे राजीव, ये पागल सी लड़की हमारे ऊपर हंस क्यों रही है? अरे कोई बात नहीं, ये मेरी बहन है, मजाक में हंस रही है। मुझे बिना पूछे तूने शादी कर ली? अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेता। तूने तो मुझे तैयारी करने का मौका तक नहीं दिया। इतनी अमीर परिवार से बहू आई है हमारे घर के अंदर। अरे तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ आरती की थाली लेकर आओ। विशाखा और राधिका दोनों आरती की थाली लेकर आती हैं। बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अमरावती ऐसा कहते हुए अमाया की आरती उतार रही होती है, लेकिन तभी छत टपकने लगती है और टपका आरती की थाली में जाकर गिरता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है? हाँ, हमारा घर और छत थोड़ी कच्ची है,
इसीलिए कभी कभी पानी टपकने लगता है। कोई बात नहीं, तुम घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। अमरावती अपने छोटे बेटे के कमरे में अपनी बहू को लेकर जाती है। तुम यहीं पर रुको और थोड़ा सा आराम करो, मैं अभी कमरा सजवा देती हूँ। अमरावती इतना कहकर वहां से चली जाती है और इधर अमाया कमरे को देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये कैसा घर है, कैसा कमरा है। ये मिडिल क्लास लोग ऐसे छोटी मोटी घर में कैसे रह लेते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अमाया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके उस कमरे में बैठ जाती है, लेकिन कमरे में कहीं कहीं पानी टपक रहा होता है जिससे फर्श भीगने लगता है। अरे ये क्या, यहाँ तो पानी ही पानी हो रहा है। राजीव, राजीव, अरे कहाँ हो तुम? इधर अमाया राजीव को आवाज लगा रही होती है तो उधर अमरावती पंडित से कहती है, पंडित जी, मैं तो अपने लिए बहू ढूंढ रही थी, लेकिन बहू तो खुद चलकर हमारे घर अपने आप ही आ गई है, और वो भी बहुत अमीर खानदान से है। अब मुझे अपने बेटे की कोई दूसरी शादी नहीं करवानी, आप यहाँ से जा सकते हो। ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ। तभी अमरावती को अपनी बहू की आवाज आती है। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? जरा देखो माँ जी, चारों तरफ पानी फैल रहा है, छत टपक रही है। अरे हाँ रुको, मैं तुम्हारी ननंद को बुला देती हूँ। अमरावती पारुल को बुला लेती है। अरे भाभी, पानी ही तो है, ये तुम्हें काट थोड़ी ना रहा है जो इस तरह तुम इससे डर कर एक कोने में घुसी हुई हो। ये तुम क्या बोल रही हो? और क्या, सही तो बोल रही हूँ। पारुल इतना कहकर पोंछा उठाती है और उसे कमरे में लगाने लगती है। वो फर्श पर लेट लेट कर पोंछा लगाने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? कैसे पोंछा लगा रही हो? सही से तो लगा रही हूँ। अगर तुम्हें मुझसे अच्छा आता है तो तुम खुद लगा लो। तुम जानती भी हो तुम ये बात किससे बोल रही हो? मैं इतने अमीर घर की लड़की हूँ, तुम जैसे ये गवारों की तरह काम करने मैंने कभी नहीं किया है। मुझे ऐसा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अमाया को अमीर होने के साथ साथ अपनी अमीरी का घमंड भी था। वो अमीरी के घमंड में हर किसी को उल्टी सीधी बातें सुना देती है। उस रात उसकी पहली सुहागरात थी। वो अपने कमरे में लंबा सा घूंघट करके बैठी थी। पता नहीं राजीव कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। मैं उसका कब से इंतजार कर रही हूँ। अमाया को घूंघट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो कमरे में किसी के आने की आहट को महसूस करती है, उसे लगता है राजीव आ गया। लेकिन तभी पारुल उसका घूंघट ऊपर उठा देती है और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। मुंह दिखाई हो गई, मुंह दिखाई हो गई। ये देखकर अमाया को बहुत तेज गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ, तुम जैसी मिडिल क्लास लोग मेरे साथ रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें तो रहने का तरीका ही नहीं आता। तुम जैसे गवार को इतना नहीं पता कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अमाया के इतनी तेज चिल्लाने पर घर के सभी सदस्य वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी भाभी। क्या हो गया बहू? अब मैं इन गरीबों के साथ और इस पागलखाने में नहीं रह सकती। मैं यहाँ से अपने अमीर मायके जाना चाहती हूँ। बहुत हुआ, मैं ऐसी जिंदगी कभी जी ही नहीं सकती। अमाया इतना कहकर घर छोड़कर जा ही रही होती है कि तभी उसकी दोनों जेठानियाँ उसे रोक लेती हैं। सुनो अमाया, जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। घर परिवार 5 उंगली की तरह होता है। जैसे हमारी 5 उंगली एक दूसरे के बराबर नहीं होती, ऐसे ही घर के सभी सदस्य भी होते हैं। वो एक जैसे नहीं रहते, सबको अलग तरीके से समझना होता है। हम कई साल से इस घर में रह रहे हैं और हमें काफी वक्त लगा सभी को समझने में। ये नहीं था कि शुरुआत में ही हमने गिव अप कर दिया हो और इन्हें छोड़कर चली गई। ये तुम्हारा घमंड और अहंकार है जो तुम यहाँ से जा रही हो। तभी राजीव बोल पड़ता है। अमाया, तुम्हें तो सब पता था कि मैं गरीब हूँ और ऐसे परिवार में रहता हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगी, लेकिन आज क्या हो गया? ये सुनते ही अमाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका अमीरी का घमंड चूर चूर हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था ना ही किसी को अपनी अमीरी का घमंड दिखाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, हम सभी ने आपको माफ किया। ये सुनकर अमाया खुश होती है। उस दिन के बाद से वो अपने मिडिल क्लास ससुराल को छोड़कर अपने अमीर मायके जाने का नाम कभी नहीं लेती। वो धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए रहना सीखती है, जिसके चलते धीरे धीरे बरसात का मौसम भी चला जाता है और वो सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।